ये देखें, लास्ट टाइम हम थे एक्सपेक्टेड वैल्यू पे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है। मैं रिकॉल कर देती हूँ, जो बच्चे नहीं सुन पाए लास्ट टाइम तो थोड़ा सा वो उसका रिव्यू ले लें कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है वो आपके पास वेटेड एवरेज होती है किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए। ठीक है, किसी भी रैंडम वेरिएबल की वेटेड एवरेज को एक्सपेक्टेड वैल्यू कहा जाता है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन भी पढ़ लिया था। अगर हमारे पास कोई रैंडम वेरिएबल हो और उसका फर्दर कोई फंक्शन हो, मतलब एक्स की पावर स्क्वायर हो या एक्स की पावर क्यूब हो, उसका कोई फंक्शन गिवन हो कि इसकी एक्सपेक्टेशन निकालेंगे। हमें कह दिया जाए कि x प्लस 2 कोई फंक्शन है, उसकी एक्सपेक्टेशन निकाल के बताएं कि क्या आती है। तब भी हमने उसके लिए जो था एक फॉर्मूला लिखा था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन इक्वल होती है समेशन जी ऑफ एक्स, मतलब वो फंक्शन जिसकी एक्सपेक्टेशन हमने लेनी है, और उसके साथ उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ठीक है, तो ये समेशन इसलिए क्योंकि हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को डिस्कस कर रहे हैं अपने इसमें लेक्चर्स में। अभी जब हम कंटिन्यूअस में जाएंगे तब ये समेशन साइन इंटीग्रल साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और कोई फर्क नहीं आएगा, फॉर्मूला सेम यही रहेगा, जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का। यहाँ पे जो भी एक्सपेक्टेशन में फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो फर्क कहाँ पे आएगा जब हम कंटिन्यूअस वेरिएबल को स्टडी करेंगे तो वो यहाँ पे इंटीग्रल साइन का फर्क आएगा। अभी समेशन साइन है। मैंने ये एग्जांपल करवाई थी कि अगर आपको कोई फंक्शन कहा, यानी कि प्रोबेबिलिटीज दे दी जाए और आपको कहा जाए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकाले, तो आप क्या कीजिएगा कि आप अपने, मैं व्हाइट बोर्ड देखती हूँ ऊपर नहीं मेरा, आपने क्या करना है, अपने एक्स वेरिएबल को लिखना है, एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाना है, उसके साथ पी ऑफ एक्स उसकी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कराना है एंड देन उस कॉलम का सम करना है। क्योंकि हमें बेसिकली जब भी एक्सपेक्टेशन चाहिए हमें सम चाहिए, तो सम के लिए हमें वो कॉलम चाहिए जिसको हम एडअप कर सके। तो आपने क्या करना है, चाहे आपके पास 3 वैल्यूज हैं 5 वैल्यूज हैं, बेहतर ये है कि आप टेबुलेशन में काम करें, आप टेबल्स बनाएं। टेबल जब आप बना लेंगे, एक्स लिख लेंगे, प्रोबेबिलिटीज लिख लेंगे, देन आपको पता चल जाएगा कि आपने किसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल आपको बताई थी कि आप क्या करो, या तो इसको वेरिएबल का नाम दे दो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप वेरिएबल का नाम दें। आप ये वाला स्टेप स्किप करके ना, ये वाला मेथड, आप इस मेथड को अडॉप्ट कीजिएगा डायरेक्ट, कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल होता है समेशन एक्स का स्क्वायर पी ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे हर एक्स वैल्यू अपना स्क्वायर करेगी और अपनी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई होती जाएगी। बाद में आप उनमें एडिशन साइन के साथ उनको एडअप कर दें तो आपके पास एग्जैक्ट वही आंसर आएगा जो आपने उसको वेरिएबल पहले बनाया कोई और, फिर उसकी वैल्यू वैल्यूएट की। तो ये मेथड एक लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता है, आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। जिस पे मैंने ये ऑल्टरनेटिव मेथड लिखा है ना, इसको इससे प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। इसके बाद हमने कहा था लास्ट टाइम, जो मैंने आपसे कहा था कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर होता है वो नॉट इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर के। मतलब इन दोनों में डिफरेंस है, वो आप इसी एग्जांपल को करके भी देख सकते हैं कि अगर मैं पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स लूँ, इसका मतलब है समेशन एक्स पी ऑफ एक्स। ठीक है, जस्ट फिर वो कहता है कि अगर मैं इसका स्क्वायर लूँ, इसको अवेलुएट करने के बाद उसका स्क्वायर लूँ ना, तो ये दोनों चीजें इक्वल नहीं आएंगी कभी भी, ये वाली और ये वाली, ये चीज कभी भी इक्वल नहीं आएगी। तो इस चीज को याद रखना है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसमें वो एक फंक्शन है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स होल स्क्वायर, इनमें फर्क है, कभी भी इक्वल नहीं होते। इसके बाद ये दो इनकी क्या थी, प्रॉपर्टीज थी, वो आगे हम डिस्कस करते हैं। अभी वेरिएंस का था, वेरिएंस में मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएंस होता है वेरिएबल की वेरिएबिलिटी को चेक करने के लिए होता है ना, वेरिएशन को चेक करने के लिए होता है। तो रैंडम वेरिएबल की वेरिएबिलिटी को जब हमने चेक करना होता है कि इसके अंदर कितनी वेरिएशन एग्जिस्ट करती है, तो हम ये टूल यूज करते हैं कि वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर। आप वेरिएंस पढ़ के आए हो, वेरिएंस में आपने याद है कि आप लोगों ने क्या किया था कि डेविएशंस लेते हो आप अपनी हर ऑब्जर्वेशन की, जो सिंपल वाला वेरिएंस पढ़ते हैं हम, आप अपने हर जो एक्स वैल्यू होती है उसकी डिफरेंस, उसकी डेविएशन लेते हो अपने मीन से, मीन कैलकुलेट करके उससे उसकी डेविएशंस कैलकुलेट करना शुरू करते हो। इसी तरह जब हम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं, तब भी हमने यही काम करना है कि हमने एक्सपेक्टेशन लेनी है हर रैंडम वेरिएबल जो भी वैल्यू ले रहा होगा उसकी, उसके मीन से। ठीक है, और फिर उसका स्क्वायर करना है।
यहाँ पे एक्सपेक्टेशन आपको पहले बताया था ये एवरेज को रिप्रेजेंट करता है, एवरेज मीन्स सम डिवाइडेड बाय n, ठीक है। यहाँ पे जब आप इसको ओपन करेंगे, ये इसका एक प्रूफ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ भी जाता है कि प्रूव दैट वेरिएंस ऑफ एक्स जो है ये इक्वल है आपके पास ये फाइनल टर्म में जो आंसर आएगा उसके, ठीक है। ये आपको प्रूफ के लिए भी आ जाता है, तो इसका प्रूफ लाजमी कीजिएगा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर का मतलब है कि एक्सपेक्टेशन जब खुलती है तो एक्स पी ऑफ एक्स में खुलती है ना। तो यहाँ पे अभी हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी रैंडम एनी फंक्शन ऑफ एक्स पढ़ी है, उसमें हमने कहा था जो भी फंक्शन होगा वो आएगा और उसके साथ पी ऑफ एक्स आएगा। यहाँ पे फंक्शन आपके पास क्या है, एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर एज इट इज, और पी ऑफ एक्स यही वाला फॉर्मूले में जो हमने यूज किया था वो इधर आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर आप ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला जब ओपन करते हैं तो आपके पास यही चीज बनती है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। यहाँ पे जब आप आएंगे फिर आप इसको समेशन के अंदर अप्लाई कर दें, पी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर तो आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें और सम भी साथ साथ अप्लाई करते जाएं। सम आप याद रखिएगा कि हमेशा वेरिएबल पे अप्लाई होगा, कांस्टेंट पे सम अप्लाई नहीं होगा। कांस्टेंट मीन जो एक वैल्यू होगी, जैसे म्यू है ये फाइनल आंसर होता है ना म्यू का, म्यू वेरिएबल नहीं है, एक डेटा सेट का एक ही मीन होता है, तो म्यू मीन्स के उसकी एवरेज, तो एवरेज कांस्टेंट है इसलिए समेशन एक्स के साथ अप्लाई होगा। जहां जहां एक्स या वाई वेरिएबल यूज होंगे वहां ही समेशन अप्लाई हो सकता है। आप जब इसको सॉर्ट आउट करोगे तो आप देखोगे 2 म्यू स्क्वायर ये बन जाएगा प्लस म्यू स्क्वायर ये बनेगा, तो आपके पास प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे सिंपली म्यू स्क्वायर। तो जब म्यू स्क्वायर आएगा तो आपने क्या करना है कि आपको पता है कि म्यू जो होता है वो आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होती है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की वजह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स, और यहाँ पे इसके स्क्वायर की वजह से इस होल का स्क्वायर, तो ये चीज आपकी प्रूव हो जाती है। इसके बाद रेफरेंस है पेज नंबर 5A, एग्जाम्पल 5A का पेज नंबर 133 बुक का, शेल्डन रॉस की बुक है फर्स्ट कोर्स इन प्रोबेबिलिटी, उसकी उस पे आप जाएंगे तो उसके पेज नंबर 133 कहाँ है ये, जिसमें ये एग्जाम्पल है 5A। इसमें क्या करना है आपने उसको आपको रैंडम वेरिएबल एक्स बता दिया, एग्जाम्पल 3A का रेफरेंस दिया, उसने कहा एक्सपेक्टेड वैल्यू उस फंक्शन की ये है, विजिबल है आप लोगों के लिए, ठीक है अब ठीक है। यस मैम। अच्छा देखिए जरा ये एक्सपेक्टेड, उसने कहा कि वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड आउट करें। अब वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर हम इस फॉर्मूले को फॉलो करें तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स चाहिए। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स उसने 3A में कैलकुलेट की हुई थी विच इज 7/2, उसी को यूज करते हुए आई थिंक ये डाई की एग्जाम्पल है कि जो डाइस है उसको थ्रो किया है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्ट वेरिएंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने एक्स स्क्वायर इंटू इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालनी है, तो उसमें आप एक्स स्क्वायर करेंगे पी ऑफ एक्स प्लस सेकेंड एक्स स्क्वायर की वैल्यू फिर पी ऑफ एक्स प्लस फिर देन उनकी प्रोबेबिलिटी साथ साथ आती जाएंगी, और इसको आप कॉलम वाइज भी काम कर सकते हो यही वाला। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 91/6 आएगा। आप इसको अबव फार्मूला में ये वाले फार्मूला में पुट करेंगे तो आपके पास 35/12 आएगा। अब आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का, तो वही रूल यहाँ पे यूज होगा। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन किसी क्वेश्चन में कहा जाए कि एवेलुएट करें कैलकुलेट करें तो आप क्या करेंगे, जो वेरिएंस होगा उसी का आप क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे एक फंक्शन है उसने कहा कि वेरिएंस जो है अगर वो लीनियर फंक्शन आ जाए किसी वेरिएबल का, दो कांस्टेंट है उनके साथ आपके साथ एक वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका वेरिएंस अगर आपने एवेलुएट करना हो तो क्या करेंगे, आपने याद रखना है कि जो वेरिएंस होता है किसी भी कांस्टेंट का वो एक तो जीरो होता है, ठीक है। वेरिएंस ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू वो क्या होगी जीरो। फॉर एग्जांपल अगर 2 है वो 100 टाइम्स है लिखा हुआ, तो 2 100 टाइम्स लिखा होने में कोई वेरिएशन है क्या, 2 की वेरिएशन हम ले सकते हैं, देख सकते हैं कोई वेरिएशन ले सकता है, कांस्टेंट वैल्यू है उसकी वेरिएशन कुछ भी नहीं हो सकती। जैसे अगर 200 टाइम्स भी लिखा है 1000 टाइम्स भी लिखा है तो उनमें वेरिएशन है ही नहीं उस डेटा सेट में, क्योंकि वैल्यू ही सेम है। सेम वैल्यू होने की वजह से उनमें वेरिएशन एग्जिस्ट नहीं करती। वेरिएशन हमेशा वेरी वैल्यूज में होती है, मतलब जो वैल्यूज चेंज हो रही होती है उनमें वेरिएशन को देखा जाता है।
अच्छा नेक्स्ट ये छोटा सा एक प्रूफ है, उसी तरह जैसे लास्ट में वेरिएंस प्रूफ किया है, यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा इसको। हम एक्सपेक्टेशन की करेंगे वेरिएंस की, फिर आप खुद ये जो प्रॉपर्टीज हैं उनको प्रूव करके देखिएगा, नहीं होंगी तो फिर मुझे बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे एक है जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज की तरफ आएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम जॉइंट के कॉन्सेप्ट के बगैर नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे फिर वक्त रैंडम वेरिएबल हो गया आपका और वेरिएंस हो गया, उससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज है जिसमें आई थिंक 10 और 11 क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको आज सेंड करूंगी, तो ये आप कीजिएगा इसको, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं होगा फिर वो मुझे बताइएगा। 10 क्वेश्चन है, बहुत इजी है, कुछ भी ऐसा नहीं है, जस्ट रैंडम वेरिएबल को डिक्लेयर करें, उसकी एक्सपेक्टेशन बताएं, अगर वाई वेरिएबल है उसकी एक्सपेक्टेशन बताएं, तो एक्सपेक्टेशन लेना तो अब आसान हो गया, ठीक है। ये एक्सरसाइज है, ये मैं आपको सेंड कर दूंगी आज। उसके बाद है जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। आपने पीछे जितना भी रैंडम वेरिएबल को पढ़ा है, आपने वन साइडेड पढ़ा है, कि आपने कहा कि एक वेरिएबल है एक्स जिसको हम स्टडी करें, ठीक है। अब बाज़ औक़ात हमारा एक्सपेरिमेंट ये होता है कि हम एट अ टाइम 2 वेरिएबल्स को लेके चल रहे होते हैं, 2 वेरिएबल्स को लेके चल रहे हैं, या एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं आपके डेटा सेट के अंदर। जब आप अपने एक्सपेरिमेंट में एक से ज्यादा वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे होते हो, तो हम उससे रिलेटेड जो डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे उसको कहेंगे ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी एग्जांपल आप ये ले लो कि आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसके अंदर आप किसी लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनकी एज भी ले रहे हो और उनकी एजुकेशन भी ले रहे हो, एट अ टाइम 2 चीज़ों को स्टडी कर रहे हो कि उनकी एज क्या है और उनकी एजुकेशन क्या है। आप 2 वेरिएबल्स को आप फिर डेटा लोगे ना, एक डेटा आपका एज का आता जाएगा और एक डेटा जो है वो आपका किसका आता जाएगा, एजुकेशन लेवल का आता जाएगा। इस तरह जब आप 2 वेरिएबल्स को एट अ टाइम स्टडी कर रहे होते हो और उनसे रिलेटेड जो भी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे डेटा की, वो आपके पास होगी ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब वेरिएबल्स 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और मल्टी भी हो सकते हैं, और उसी तरह उनके नाम होते हैं। अगर 2 वेरिएबल्स को लेके डील कर रहे हो तो उसको बाईवेरिएट कहते हैं। अगर 3 वेरिएबल्स को डील कर रहे हो, रैंडम वेरिएबल्स को, तो आपके पास ट्राईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। अगर इससे ज्यादा कर रहे हो तो वो मल्टीवेरिएट बन जाएगी। अब नेक्स्ट इसका आता है टॉपिक ज्वाइंट में ही, कि बाईवेरिएट। हम सिर्फ अभी जो डील करेंगे वो 2 वेरिएबल्स को लेके चलेंगे कि 2 वेरिएबल केस में क्या होता है। जब सिंगल केस था हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो था, वो याद है किसी को कि क्या था डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन? बाईवेरिएट जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि ये हमें प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करता है किसी एक्स की स्पेसिफाइड वैल्यू पे और उससे लेस तमाम, यानी कि क्यूमुलेट होता है ना, क्यूमुलेट होता है, तो इसका मतलब है कि ये हमें उससे बैकअप में जितनी भी होती थी प्रोबेबिलिटीज उसका सम अप करके बताता था। यहाँ पे हमने ये पढ़ा डिस्क्रीट का एफ ऑफ एक्स का जो फंक्शन है, ये समेशन एफ ऑफ एक्स आई रिप्रेजेंट करता था, और यहाँ पे इन जनरल मैंने इसको ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ ऑफ एक्स ये हमें प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करता है किसी स्पेसिफाइड एक्स की वैल्यू पे और उससे बिलो तमाम वैल्यूज के लिए। इसी तरह बाईवेरिएट में भी ये यही काम करेगा, अपना इसका काम यही है कि ये हमें क्यूमुलेट प्रोबेबिलिटीज प्रोवाइड करता है स्पेसिफाइड वैल्यू तक। अब स्पेसिफाइड वैल्यू चूंकि यहाँ 2 वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे फंक्शन पे आप चेक करें कि आपका एफ ऑफ एक्स नहीं है, सिर्फ एफ ऑफ एक्स वाई है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स वाई का फंक्शन है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है इज लेस देन एंड इक्वल टू एक्स एंड y इज लेस देन एंड इक्वल टू y। 2 वेरिएबल्स हैं, इसको लेके आप चल रहे हैं। फर्दर इसकी आपके पास 2 प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये आपके पास नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, जो मैंने सिंपल केस में आपको बताया था कि इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ेगी, कम नहीं होगी। जैसे जैसे आप अपनी नेक्स्ट वैल्यू को वैल्यूएट करेंगे, जैसे एफ ऑफ 1 के लिए किया था, तो एफ ऑफ 2 का आंसर इससे ग्रेटर ही होगा क्योंकि प्रीवियस 1 भी इसके अंदर ऐड हो जाएगी। इसी तरह ये याद रखें कि कैपिटल एफ का जो फंक्शन है उसमें कोई भी लिमिट अगर आपके पास माइनस इन्फिनिटी है, यानी कि एक एक्सट्रीम है, तो वो आपके पास 0 आंसर है। अगर दोनों पॉजिटिव इन्फिनिटी को जा रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव है, तमाम प्रीवियस डेटा आपके पास मौजूद है, तो उसका जब आप सम अप करोगे तो वो वैसे ही है जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एस आप कहते हो कि वो 1 के इक्वल है। तमाम की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, तो इसके बैकअप में जितना भी सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज हैं वो आपके पास क्या हो जाएंगी, 1 के इक्वल हो जाएंगी। बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होता है, जैसे सिंपल प्रोबेबिलिटी फंक्शन पढ़ा है कि कोई भी रैंडम वेरिएबल हो उसका जो फंक्शन होता है उसको हम p ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं।
इसी तरह जब आपके पास 2 रैंडम वेरिएबल्स होते हैं तो उनके फंक्शन को भी p ऑफ xi yi से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको f ऑफ xi और yi भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे i की जो वेरिएशन है वो x के लिए है, j की वेरिएशन जो है वो y के लिए है। i वेरीज करेगा 1 to m, जबकि j वेरी करेगा 1 to n। इन दोनों की वेरिएशन में डिफरेंस है, वो चेक कर लीजिएगा। उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास जब हमारे पास रैंडम वेरिएबल स्पेसिफाइड हो जाते हैं, कि हमें पता चल जाता है कि x क्या क्या वैल्यूज लेगा और उनके रिस्पेक्टिव हम प्रोबेबिलिटीज भी निकाल लेते हैं, तो हम उसको एक टेबुलेशन प्रोसेस से गुजारते हैं, मतलब टेबुलेशन से करते हैं, टेबुलेट कर देते हैं उनको। किस तरह से कि हम वेरिएबल लिखते हैं, साथ में उनकी प्रोबेबिलिटीज लिखते हैं। यहाँ पे आप अपना फर्स्ट वेरिएबल लिखोगे जो x वेरिएबल है, यहाँ पे अपने y वेरिएबल को लिखोगे जो जो वैल्यूज ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल y लेता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर ये फर्स्ट डाई को यानी कि हम करें 2 डाई एक्सपेरिमेंट, कि 2 डाइस हैं आपके पास, उनका एक्सपेरिमेंट है, तो यहाँ पे भी 6 आएगा और यहाँ पे भी आपका क्या आता जाएगा, 6 आता जाएगा। यहाँ पे वो फंक्शन आता जाएगा, फंक्शन मीन जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो आती जाएंगी। ये प्रोबेबिलिटीज हैं आपके पास। अब यहाँ पे याद रखना है कि जो x वाले कॉलम का जो रोज का सम होता है वो आपके पास क्या होता है, g ऑफ x1 g ऑफ x2। x के फंक्शन को हमने g से रिप्रेजेंट किया है, y के फंक्शन को हमने h से रिप्रेजेंट किया है। ये दोनों फर्क आपने याद रखने हैं। और ये आपके पास ये कॉलम वाइज टोटल्स जो होंगे वो h हैं, जो रोज वाइज टोटल होंगे वो आपके पास g हैं। इनका ग्रैंड टोटल जो है वो आपके पास 1 है, क्योंकि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज जो होता है वो आपके पास एट द एंड 1 होना चाहिए। ये हमने वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपनी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाए, ये भी यही बात कहता है कि f ऑफ एक्स वाई जो है वो आपके पास आंसर किसी भी प्रोबेबिलिटी का ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब नॉन नेगेटिव होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि दोनों का सम, यानी कि इस फंक्शन का अगर हम सम करें तमाम प्रोबेबिलिटीज का, तो हमारे पास 1 आना चाहिए। ये चीज मैंने यहाँ पे भी लिख दी है। उसके बाद आ जाता है मार्शल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अगर हमें ज्वाइंट गिवन हो तो हम मार्जिनल को एवेलुएट कर सकते हैं, अगर मार्जिनल गिवन हो तो हम ज्वाइंट को निकाल सकते हैं। मार्जिनल का ये मतलब है कि मेरे एक वेरिएबल है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन है, सॉरी प्रोबेबिलिटी फंक्शन गिवन है, और मैंने किसी एक के लिए उसको एवेलुएट करना है। और हमने क्या करना है, उसको एवेलुएट करना है कि g ऑफ x का फंक्शन क्या है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, आप ये देखो कि g ऑफ x आई आपके पास बन कैसे रहा है। आप इस रो का टोटल करते हो तो g ऑफ x1 बनता है, इस रो का टोटल करते हो तो g ऑफ x2 बनता है। अब आप चेक करो कि यहाँ पे कांस्टेंट क्या है और वेरी क्या हो रहा है। यहाँ पे x1 y1 है, यहाँ पे x1 y2 है, इट्स मीन यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो x1 y3 है एंड सो ऑन, ये काम चलेगा। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ कांस्टेंट कौन रोल प्ले कर रहा है और जो वेरिएबल है वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है, बताएं। x और y में आप लोगों ने मुझे बताना है कि कौन सा वेरिएबल क्या रोल प्ले कर रहा है। x वेरिएबल जो है वो क्या रोल प्ले कर रहा है इस फर्स्ट रो में, और जो y वेरिएबल है वो क्या रोल प्ले कर रहा है। और अब प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज पे आए। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ a, मतलब a कोई कांस्टेंट है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी। a अगर कोई भी कांस्टेंट हो उसकी एक्सपेक्टेशन ली जाए तो वो a ही आती है। बच्चे इसको जो है इसके प्रूफ ये आपके कोर्स में इंक्लूड है, तो ये आप लाजमी कीजिएगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ a किस तरह से इक्वल होती है a के। यहाँ पे मैंने स्टार्ट लिया है, यहाँ से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ a से देखें कि यहाँ पे आपने बाय डेफिनेशन जो हम काम करते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अगर x हो तो एक्सपेक्ट समेशन x f ऑफ x आई होता है ना, इसी तरह समेशन a f ऑफ एक्स आई हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन तो वेरिएबल का ही आएगा, कांस्टेंट और फंक्शन उसकी प्रोबेबिलिटी। आप इसको जब ओपन करोगे, ये सारा इसको ओपन करेंगे सम को, तो आपके पास a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, f ऑफ x1 x2 सो ऑन सम अंदर ही रहेगा। इस सम को मैं समेशन साइन में क्लोज कर सकती हूँ। समेशन साइन में जब क्लोज किया तो ये मुझे एविडेंस मिली कि जो प्रॉपर्टी होती है प्रोबेबिलिटी की, उसके मुताबिक समेशन f ऑफ एक्स आई सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इक्वल होता है मेरे पास 1 के। तो मैंने इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मेरे पास a के इक्वल आंसर आ गया। ठीक है, ये समझ आ गई है सबको,
इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बच्चे पूछ लें, फिर नेक्स्ट हमने ऐसे ही आगे करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें कि अगर आपके पास कोई रैंडम वेरिएबल x होता है और वो किसी दो कांस्टेंट फंक्शंस है, मतलब लीनियर फंक्शन है किसी का ax प्लस b, कोई फंक्शन है आपके पास रैंडम वेरिएबल का, तो उसकी एक्सपेक्टेशन किसके इक्वल होती है? कांस्टेंट बाहर, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन तो कांस्टेंट होती है ना, तो वो बाहर तो एक्सपेक्टेशन अप्लाई होगी x पे। इसी तरह प्लस साइन एज इट इज, और एक्सपेक्टेशन जब b पे अप्लाई हुई तो b भी तो कांस्टेंट था, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ a करो या b करो तो वो इक्वल टू दैट कांस्टेंट ही आता है, तो यहाँ पे b एज इट इज। तो यहाँ पे इसको अगर हम बाय डेफिनेशन काम करें और प्रूव करने की कोशिश करें तो कैसे होता है, इसी तरह बाय डेफिनेशन समेशन x की जगह वो फंक्शन जिसकी एक्सपेक्टेशन चाहिए और f ऑफ xi का फंक्शन। जी बच्चे। मैम ये बात ये देखें, ए के साथ और बी के साथ दोनों के साथ है ना एक्सपेक्टेशन, तो मैम हम सिर्फ ए के साथ क्यों ले रहे हैं? यहाँ पे यस मैम, ए ई एक्स, ये हमने प्रूफ करना है। ये देखो बच्चे, ये प्रूफ करने लगे हैं, ये कहता है वो हमें कह रहा है, ये हमें थ्योरम दे रहा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल होता है ए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस बी। अब हमने ये चीज प्रूफ करनी है कि ये कैसे इक्वल है। अभी तो ये स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वो ये बात है कि अगर कोई फंक्शन लीनियर फंक्शन होता है हमारे पास रैंडम वेरिएबल का, तो जब उसकी एक्सपेक्टेशन अप्लाई की जाती है तो वो इस चीज के इक्वल आती है। अब हमने ये चीज प्रूव करनी है, तो वो चीज हम यहाँ पे प्रूव करने लगे हैं कि बाय डेफिनेशन अगर मैं ये काम करूं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इक्वल होता है समेशन x f ऑफ x के। यहाँ पे x जो है, जहां जहां x होगा वहां क्या लग जाएगा, ax प्लस b। यहाँ पे भी ax प्लस b इसके साथ आ गया इस फंक्शन के। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी समेशन को ओपन करूं, समेशन ओपन करने का मतलब है मैं i की वेरिएशन को 1 2 सो ऑन n तक ले जाऊं। अब मैं n तक ले गई, अब मैंने क्या नेक्स्ट स्टेप में करना है, इस एफ एक्स आई को मैंने दोनों से मल्टीप्लाई कराना है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये अगर इसके साइड पे राइट या लेफ्ट होता तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है अपने विद इन ब्रैकेट्स जितने भी नंबर्स हैं। तो फर्स्ट टाइम ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये आ गया, ये देखें इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आंसर आया, इससे मल्टीप्लाई हुआ b से तो आपके पास b एफ ऑफ एक्स आई आ गया, 1 आ गया सॉरी। इसके बाद एफ ऑफ एक्स 2 वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी इससे तो ये वाली टर्म बन जाएगी। अब ये वाली टर्म दोबारा b से मल्टीप्लाई होगी तो bx2 बन गई, एंड सो ऑन ये काम n वाली टर्म तक करेंगे। ठीक है, ये काम कर लिया, कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब आप क्या करोगे, आप देखो कोई चीज इससे कॉमन है, उस चीज को ऑब्जर्व करो। जैसे अब फर्स्ट वाले जो a वाले हैं तमाम, उनमें a कॉमन है, आप a को कॉमन निकाल लो उनमें से, और बाकी जो जिनमें से कॉमन निकाला उनको लिख लो, और वो टर्म्स आपकी x के साथ वाली है। ठीक है, अब b वाली को ऑब्जर्व करो कि b वाली में से क्या कुछ कॉमन आ सकता है, सिर्फ b कॉमन आ सकता है, तो आप प्लस साइन के साथ b वाली टर्म और जो बाकी उसका फंक्शन है वो रिमेनिंग के साथ आ जाएगा। ठीक है, जैसे विद इन ब्रैकेट जिसमें से हमने b को कॉमन लिया। अब आपने अगर इसको सम में क्लोज करना हो तो आपके पास समेशन एक्स आई एफ ऑफ एक्स आई, ये 1 2 3 सो ऑन n तक जो वेरिएशन है वो i समेशन के साथ आ जाएगी, और x को आप i के साथ क्लोज कर दें, समेशन एक्स आई एफ ऑफ एक्स आई। ठीक है, प्लस b समेशन f ऑफ एक्स आई, ये सम है f एक्स आई वाली तमाम वैल्यूज का, तो मैंने इसको इसमें क्लोज कर दिया कि ये समेशन f ऑफ एक्स आई आ गया। ठीक है, अब आपके पास पता है दो चीजें, यही सब ऑब्जर्व करनी शुरू करें कि यहाँ पे हमें पता है f ऑफ एक्स आई किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम किसके इक्वल होता है, 1 के। ठीक है, इस चीज ने तो 1 के इक्वल आ जाना है। इस चीज ने आप ये मुझे बताएं कि ये चीज क्या बनती है आपके पास, समेशन एक्स एफ ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। वेरी गुड वेरी गुड, कि आपके पास बनती है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। ये देखें समेशन एक्स आई इंटू एफ ऑफ एक्स आई, आपके पास क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x वेरिएबल। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये होता x का स्क्वायर, तो फिर क्या होता, ये किसके इक्वल होती, मैम कि ये x की एक्सपेक्टेड वैल्यू होती। वेरी गुड, तो ये किसकी होती, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर होती। ठीक है, ये दोनों आपने यहाँ पे यूटिलाइज किया, इनको लिखा, तो आपके पास ये देखें ये चीज इसके इक्वल आ गई। ठीक है, और दिस रिजल्ट शोज दैट कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो किसके इक्वल होती है, a यानी कि कांस्टेंट एज इट इज आ जाते हैं, और वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन, कांस्टेंट एज इट इज और वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन। अब यहाँ पे इसी रिजल्ट से
हमने क्या कहा, हम अगर a को 1 पुट कर दें, मतलब कांस्टेंट हमारे पास a की वैल्यू 1 आ जाए और हमारे पास b की जो वैल्यू है वो माइनस म्यू हो, तो अगर हम इनको रिप्लेस कर दें इस जगह पे, जहां जहां a है वहां 1 कर दें, जहां b है वहां माइनस म्यू कर दें, तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आंसर। 0 का ये मतलब है कि अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशन जो डेविएशंस हैं किसी भी रैंडम वेरिएबल की, वो अपने मीन से ली जाए, सिर्फ जस्ट मीन से, जो आपका मीन होता है ना एवरेज, उससे ली जाए, तो वो आपके पास आंसर क्या आता है, 0। और ये बात हम जो आपने अगर सिंपल स्टेटिस्टिक्स कोर्स पढ़ा होगा ना, तो उसमें भी हम ये पढ़ के आते हैं कि जो जब हम मीन करते हैं ना, मीन मीडियन और मॉड वैल्यू एवरेजेस की बात करते हैं, तो हम ये मीन की प्रॉपर्टी होती है कि जो डेविएशंस अपने मीन से होती हैं उनका सम इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, सिर्फ मीन से, जो समेशन x ओवर n होता है या समेशन fx ओवर समेशन f होता है। तो यहाँ पे भी वही बात है कि ये डेविएशन सिर्फ अपने मीन से, यहाँ इनका कोई स्क्वायर नहीं है, जस्ट डेविएशन है। तो जो डेविएशन अपने मीन से होती हैं उनको एड एंड सम किया जाए तो वो इक्वल टू 0 आता है। ये भी एक 2 नंबर का आ जाता होता है क्वेश्चन प्रूफ के लिए, कि जी शो दैट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू जो है वो 0 है। अगर या ये आ सकता है कि अगर a 1 है और b ये है, तो बताएं जी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस टर्म क्या होगी, तो फिर आपको देखना पड़ता है और करना पड़ता है। थर्ड वन है आपके पास, फोर्थ वन है आई थिंक कि थर्ड वन है, कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सम ऑफ एनी टू रैंडम वेरिएबल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर एक्सपेक्टेड वैल्यूज। यहाँ पे कहता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर आप दो वेरिएबल को एड अप करो और फिर उसकी एक्सपेक्टेशन लो, तो वो किसके इक्वल है, उनकी इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशन के, ठीक है। कि अगर आप उन दोनों की सेपरेट एक्सपेक्टेशंस ले लो और उनको ऐड कर दो, तो आपके पास वो सेम आंसर आएगा जो उनको पहले से ऐड करके एक्सपेक्टेशन लेने से आया, ठीक है। तो इसका प्रूफ क्या है कि आपको पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जो x वेरिएबल है उसकी प्रोबेबिलिटीज क्या हैं g वाले फंक्शन में, और जो y वेरिएबल है उसकी प्रोबेबिलिटीज क्या है h वाले फंक्शन, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस y का क्या मतलब है। बाय डेफिनेशन ये काम हो रहा है, हर रूल में आपने बाय डेफिनेशन काम करना है, कि बाय डेफिनेशन जब एक्सपेक्टेशन ओपन करेंगे तो आपके पता है कि आपके पास अब क्या है, दो वेरिएबल्स है ना, तो यहाँ पे डबल समेशन आएगा। अगर ये 3 वेरिएबल्स होते तो ट्रिपल समेशन आता है, क्यों, क्योंकि हमने उसकी भी तो वेरिएशन को कंसिडर करना है ना। तो यहाँ पे i वेरीज जो है 1 to m है, j वेरीज 1 to n है, जो मैंने पहले ज्वाइंट में आपको बता दिया था। यहाँ पे अब क्या होगा, ये फंक्शन एज इट इज जिसका हमने एक्सपेक्टेशन लेनी है, उसके बाद f ऑफ एक्स आई वाई आई, अब यहाँ पे चेंज आया है, क्यों, क्योंकि यहाँ वेरिएबल भी दो हो गए हैं, तो इसीलिए उनका जॉइंट फंक्शन यूज हुआ है। यहाँ पे सिर्फ f ऑफ एक्स नहीं लिख सकते थे हम, अगर हम लिखते तो गलत था। आपने ये देखना है कि अगर आप दो वेरिएबल्स को कंसिडर कर रहे हैं तो दो वेरिएबल्स के साथ उनका जो फंक्शन है वो भी 2 वेरिएबल वाला ही आना चाहिए, जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, उनकी प्रोबेबिलिटीज हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको ओपन करो, यहाँ पे अब इसको चेक करें कि मैंने यहाँ पे इस स्टेप पे मैंने क्या किया, यहाँ पे f ऑफ एक्स आई वाई आई को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, पहले x वाले के साथ फिर y वाले के साथ, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करवाया, इसको इसके साथ पहले और फिर इसके साथ। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म को करने के बाद ये आया, सेकंड टर्म के साथ किया तो ये प्लस साइन जो है वो एज इट इज यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है कि ये स्टेप से ये स्टेप कैसे बना है, यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अब हमने इंडिविजुअल वाली टर्म को कंसिडर करें, फर्स्ट टर्म को हम कंसिडर करते हैं, तो हम इसको कैसे, इसको मोर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, समेशन डबल समेशन एक्स आई एफ ऑफ एक्स आई वाई जे, ठीक है, ये आपके पास फंक्शन है। अब आपने क्या करना है, आपके पास एक्स की वेरिएशन तो समेशन वाली वेरिएशन आई वाली जो वेरिएशन है वो एक्स के साथ ही रहेगी, ये वेरिएशन जो है ये आपकी y के साथ, ये f के साथ आ जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे y इन्वॉल्व है, इस फर्स्ट टर्म में y इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए जो ये j वाली वेरिएशन है वो किस पे के साथ आएगी, f वाले फंक्शन के साथ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको क्या किया, समेशन एक्स आई और समेशन j वाली वेरिएशन के साथ ये फंक्शन। अब ये वेरिएशन मुझे क्या कहती है, ये वेरिएशन हमें बताती है कि यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन कर देती हूँ, इसको ओपन करें ना, तो एक्स आई एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो वेरिएशन है वाई जे, तो वाई पहले 1 वैल्यू लेगा फिर 2 एंड सो ऑन वाई एन तक, ठीक है। अब आप अगर अपने ज्वाइंट वाले टेबल पे जाएं, जी जी मैम वेरिएशन आपने एफ पे क्यों लगाई, ये दोबारा बता दें, जे वाली वेरिएशन। जे वेरिएशन इसलिए लगाई है क्योंकि ये आप देखो
जो x का फंक्शन है इसमें y इन्वॉल्व है, कहीं y आ रहा है नजर? इस x में y है कहीं? नहीं, नो मैम। सिर्फ इसमें है y। तो वेरिएशन किसके साथ आनी चाहिए? y वाली के साथ ना। यस मैम। जे ओके की, मैम। क्योंकि इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, इसका यहाँ पे स्टार्टिंग पे कोई काम नहीं था, इसीलिए मैं इसको अंदर ले गई हूँ। अब सिंप्लीफाई करने लगे हम इसको। अब क्या करेंगे, जब इस समेशन को ओपन करेंगे वैसे ही जब समेशन fx लिखा होता है तो हम कहते हैं fx1 है प्लस fx2 है एंड सो ऑन। ये अब xi की वेरिएशन तो इसके साथ है, हम xi को नहीं छेड़ सकते, ये एज इट इज आएगा, ये कांस्टेंट आएगा, ठीक है। इसको कांस्टेंट ये देख लें, यहाँ पे xi हर जगह xi है, लेकिन ये वेरिएशन अप्लाई होने से क्या हुआ, ये y1 बन गया, ये y2 बन गया एंड सो ऑन, ये yn तक जाएगा। अब आप अपने जॉइंट की टेबल पे आओ जरा, जो मैंने अभी बात आपको समझाई थी टेबल वाली। यहाँ पे जब x कांस्टेंट था, ये देखना, यहाँ से ऑब्जर्व करना आपने, इसको लाजमी गौर से देखें ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना रहे कि जहाँ x कांस्टेंट था और y वेरी कर रहा था, वो फंक्शन क्या बना था? g of x। g of xi। सिमिलरली जब हम यहाँ पे इसको प्रूव करेंगे तो यहाँ पे भी आप देखो x कांस्टेंट है और y वेरी कर रहा है, तो ये फंक्शन क्या बन गया? g of x। ठीक है। इसी तरह जब आप इसको y वाली सेकंड टर्म लेके चलोगे और यहाँ पे ये बात जो है, ये वही बात आ जाती है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x g of xi। अब ये g of xi हो या f of xi हो, बात एक ही है, ठीक है। इसको सिर्फ डिफरेंशिएट करने से f की वजह से इसको g लिया और उसको हम h लेते हैं, क्योंकि ये ज्वाइंट को शो कर रहा है, तो हम कहते हैं जो मार्जिनल है वो g है और h है, ठीक है। तो अगर आप इसको f of xi भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, ताकि आप अगर कंफ्यूजन होती है तो वो भी ना हो। ये अगर आप ऐसे लिखोगे तो आप मुझे बताओ ये चीज एक्सपेक्टेशन में क्लोज हो जाती है? हो जाती है ना। अब यही काम आप y के लिए सारा करोगे, जब ये आप कर लोगे तो आप खुद देखोगे कि ये चीज आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y आ जाती है। जब इसको पुट कर देंगे तो ये होल्ड कर जाती है बात, ठीक है। अगेन इसको क्वेश्चन 1 में पुट करें। अब आपने क्या करना है, इसको प्रूफ करना है माइनस वाले के लिए, ठीक है। ये काम आपका है, इसको प्रूफ करना है और नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगी भी और मैं आप लोगों से कहूँ कि शेयर करें चैट में अपने इमेजेस, ठीक है। इसको कीजिएगा। आज वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में और उसकी एग्जांपल्स के साथ करते हैं। और बच्चे काइंडली पढ़ लिया करें, मेरी रिक्वेस्ट है कि पढ़ लिया करें। जो मैं एक दिन देती हूँ, एक दिन लगा के ना, अभी मैंने पढ़ाया ना, चले आज नहीं पढ़ना तो नेक्स्ट डे इवन मेरी क्लास से पहले इसको रिवाइज कर लिया करें। एक बार पढ़ने में कुछ भी नहीं होता। मैं आपको ये नहीं कह रही लिख लिख कर पागल हो जाए जी, मैम ने पूछना है, मैम ने पूछना है। एक बार उसको देख लें। मुझे पता है पढ़ना ऑनलाइन हम समझते हैं बहुत आसान है, लेकिन बच्चे ये आप लोगों की बेहतरी है, मेरी बेहतरी नहीं है। मुझे तो ये सब कुछ आता है, मैंने तो अब कुछ भी नहीं करना, मैंने तो जस्ट आपको कन्वे ही करना है ना कि बच्चे ये चीज ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे। लेकिन अब आप लोगों का टाइम है कि आप लोगों ने इसको सीखना है। मुझे पता है प्रोजेक्ट में आप लोग मसरूफ हैं, आप लोगों को नहीं टाइम मिलता, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है। आप 15 मिनट्स निकाल लें, 20 मिनट्स निकाल लें सिर्फ रिवीजन के लिए कि मैम ने क्या पढ़ाया था, उसका क्या कॉन्सेप्ट था। मेरी नेक्स्ट क्लास में उम्मीद तो मुझे है कि अब आप लोग करेंगे, वरना फिर मैं इसी तरह ये क्वेश्चन आंसर सेशन रख लूंगी। और अब देख लें 31 अभी टाइम था और 31 हो गए हैं, बस वो अटेंडेंस लगवाने ही आए थे बच्चे। 42 से 31 इट्स मीन के जो अटेंडेंस के बाद का टाइम है उन्होंने सुना भी नहीं है। और आप लोगों के साथ आज मैं लास्ट में आपकी अटेंडेंस शीट जो है ना वो शेयर करूंगी कि मुझे किस तरह पता चलता है कि किस बच्चे ने कितना टाइम मेरी क्लास ली है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि ये इम्पैक्ट आप लोगों का मेरे लिए, आप लोगों का जो क्या कह लो एक्सपीरियंस आपके साथ हो रहा है वो अच्छा है कि बुरा है, और आपका इंप्रेशन क्या मेरे पे आ रहा है कि आप लोग कैसे